हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो ना देखे हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। तो आप उसमें से कहीं कोई भी आप चैप्टर उठा के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, ये तो हम सभी जानते हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। एक जगह मतलब स्थायी घर बना के रहना जरूरी हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगी हांगी नहीं हांगो नदी है, नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने रहने के लिए घर बनाते हैं, मतलब हमेशा के लिए वहां पे रहते हैं। ये देखते हैं, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं, उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं हैं: अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कि फसल वगैरह उगा के वहां पे अपना जो खान पान है वो चलाया जा सके। आगे देखिए, एक मानव बस्ती का चित्र दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे, तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब जहाँ पे जो शरीर है वहाँ वो स्वस्थ भी नहीं हो पाता है, बीमारियां वगैरह ज्यादा होती हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। यहाँ हम लोग देखते हैं, इस शब्दावली है ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। आगे देखें, ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं: ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। ये जैसे कि देखते हैं, सघन बस्ती है जहाँ पे घर पास पास बने हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक खेत में फैले होते हैं, जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे अलग घर है, यहाँ अलग घर बना है। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में
ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से घर को जो है यहाँ पे एक सपोर्ट देके ऊपर बनाया बनाया जाता है, जिससे कि यहाँ तक पानी ना पहुंच पाए। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। कहाँ पे? गर्म जलवायु वाले, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, छड़ आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगर जो है छोटी बस्ती होती है और शहर जो है बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। ठीक, ये हो गया टिल्ट पर मकान है। और अब हम लोग देखते हैं परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये जो एक यातायात गाड़ी है, यहाँ पे आगे गाय घोड़े बंधे हुए हैं और यहाँ पे लोग इसमें सवारी करके यातायात कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं। ठीक, ये सब जो कहलाते हैं इग्नू कहलाते हैं, हम सभी को पता है। आगे देखें, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में, ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है वो आपको देखना है कहाँ पे है, मैप में। ठीक, के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीनों लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कहीं पे भी लिखने के काम आ सकता है। ये वाला पॉइंट जो है कि आधुनिक साधन समय एवं बचत की आधुनिक समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक जो है उनको दिमाग को डेवलप करने के लिए दिया गया है, जिससे कि अच्छे समझ में आए। आगे देखें, परिवहन के 4 मुख्य साधन है। कौन कौन से? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक, हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक, तो ये वाला आपको याद रखना है, जो स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे देखें, सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। ये हम लोग 7.6 और 7.7 में देखेंगे। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक, ये देखते हैं, ये है पक्की सड़क और ये है कच्ची सड़क। आगे देखते हैं रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों को आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे जो है और भी इसका विकास होता जाता है, लेकिन इसकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग ये देखते हैं, जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग
विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक, ये है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग और ये है हमारा व्लादिवोस्तोक। ठीक, ये कहाँ पे, रूस में है। तो ये आपको मैप में एक बार देख लेना है। ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं जल मार्ग के बारे में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव व नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, ये कहाँ पे, ये आपको मैप में देखना है। और है अफ्रीका में नील नदी, ये भी आपको देखना है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं, पत्तन मतलब पोर्ट से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। ठीक, दक्षिण अमेरिका, ये जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे। तो ये सारे जो है आपको जो जगह है वो मैप में एक बार देख लेना है, मैप आपको खोल के रखना है। अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक, क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? तो ये आप नाम इसको बताने हैं। आगे देखें, ये है अंतर्देशीय जलमार्ग का एक चित्र। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं वायु मार्ग के बारे में। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं न्यूज वगैरह में। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरा। ठीक, तो ये आपको देखना है मैप में। यह है हेलीकॉप्टर का चित्र दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग संचार के बारे में। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ये हम लोग देखेंगे चित्र 7.10 में। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। ठीक, इस चित्र में हम लोग देखेंगे अभी। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जन संपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम अब घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, फिर यहाँ पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे आ गए, और अब जो है इतनी सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ये एक मैप दिया गया है विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन का। ठीक, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और देखना है इसको अच्छे से कि कहाँ पे कौन सी जो हवाई पत्तन है, कहाँ पे कौन सा मार्ग है, समुद्री मार्ग कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और आपको वर्ल्ड मैप में ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। तो ये वाला चैप्टर जो है 7वां चैप्टर हमारा ये भी खत्म होता है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ये सब आपको करके देख लेना है अपने से, तो ताकि कितनी चीजें याद हैं, कितनी चीजें आप समझ पाए, वो सब पता चल जाएगा। तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग का 7 चैप्टर होता है खत्म। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।